सैमसंग गुरु वाला मोबाइल याद है, छोटा वाला नोकिया 3315, वो लेते हैं ईमानदारी से, और फिर उसको पढ़ाई करते हैं 1 साल। आप अपना मोबाइल रखिए अलग, साल भर के लिए स्विच ऑफ कर दीजिए, और छोटा वाला मोबाइल ले लीजिए चुपचाप, क्लियर, और उससे लेकर के साल भर देखिए। इसको बोलते हैं, सीधी बात है कि आप डाइवर्ट अगर हो, कम मतलब आप कंट्रोल है, आपको अट्रैक्शन नहीं है इन चीज़ों को लेकर के, फिर देखिए क्या पढ़ाई होती है। ये सारी चीज़ें कब होती हैं, जब आप खुद को चैलेंज देंगे, और कोई चैलेंज आपको नहीं देगा, खुद को चैलेंज देना पड़ेगा। सीधी बात है, कल एग्जाम हुआ पीसीएस का, परसों बहुत सारे बच्चे हैं जिनका बेहतरीन एग्जाम हुआ, बहुत सारे बाहर निकल के रो रहे। क्यों? क्योंकि 8 साल का टफेस्ट एग्जाम था इस बार का। यूपी वाले खुन्नस में बैठे थे क्योंकि पेपर आउट हो गया था, थोड़ा मूड खराब भी था। तो अच्छी बात इसमें ये, बुरी बात है, अच्छी बात, बुरी बात ये है कि पेपर बहुत टफ था। तो अच्छी बात यह है कि मेंस अच्छा होगा, हल्का होगा, तो अगर निकल गया। दूसरी दिक्कत ये थी कि बहुत सारे लोग पेपर के जो गेट पे, तो गेट से बाहर हो गए। देखा होगा, मैं न्यूज़ हो गया कि 1 मिनट अगर आप लेट हुए तो भी एंट्री नहीं। इवन अपने एकेडमी की भी बच्ची है, उसको भी एंट्री नहीं मिली। मैंने फ़ोन पे भी बात की, मेरे को बोली सर एक बार आप बात कर लो। मैंने वहाँ के जो एसडीएम थे, सिटी मजिस्ट्रेट, मैंने उनसे बात भी की स्पेशली कि जाने दो यार। कह रहा नहीं हो सकता सर। क्यों? जो रूल है वो रूल, मैं नौकरी चली जाएगी। बिल्कुल सही बात है, उसमें मैंने कहा बिल्कुल सही बात आप कह रहे हो, गलती जिसकी है उसकी है। आप 1 मिनट भी लेट क्यों हुए, आप रीज़न बताइए, जस्टिफाई कर सकते। जब एकेडमी में आयोग ने बोल दिया कि 8:45 पे एंट्री है, इट मीन्स क्लियर 8:45 पे, आप 8:46 पहुंचे क्यों? बात सही है कि नहीं है? आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। ट्रैफिक है, उसने बोला ट्रैफिक में फंसी थी। हम कहते हैं आप सुबह से लेके रात को वहीं सो गई होती गेट पे, सुबह उठती मुंह धुल करके एग्जाम देने जाती। सीरियसनेस ये होती है। लेकिन अब वो बेचारी GS1 अच्छा दी, मतलब GS1 उसका अच्छा हुआ, और GS2 उसका गड़बड़ा गया। क्यों GS2 में एंट्री नहीं हुई? अब आप सोच के देखिए, क्या बेवकूफ़ी वाला बेहुदा काम नहीं हुआ जिसको कहते हैं हम लोग कि आपने पेपर 1 बहुत अच्छा किया, जिससे क्वालिफाइंग वाला पेपर एंट्री नहीं मिली आपको। क्यों? क्योंकि हम लेट हो गए। क्या लॉजिक है यार? और मेरे को बोले, हम कहा मेरे को तो फ़ोन अभी करना नहीं 3-4 दिन, मेरे वैसे सनक करी। क्योंकि आपकी पूरी मेहनत आपने किस बेवकूफ़ी वाली चीज़ से नुकसान किया। ये हुई बुराई वाली बात। अच्छाई ये है कि इस बार का प्रीलिम्स बहुत टफ हुआ है, तो लॉजिक बात है अगले साल का प्रीलिम्स बहुत हल्का होगा। तो ये आपको मैंने अच्छाई वाली बात बता दी। तो अगले साल का आई थिंक वो 24 और 25 मार्च को एग्जाम है प्रीलिम्स यूपी पीसीएस का, ठीक है? तो वो बहुत हल्का एग्जाम होने जा रहा है, क्योंकि यूपी वालों को बड़ी गालियां पड़ रही हैं। इतना टफ है, बहुत ही खतरनाक पेपर बनाया, लिटरली मैंने पेपर देखा, वो पेपर बहुत टफ था इस बार। टफ का सेंस था, जो आपने देखा कथन कारण वाले क्वेश्चन होते, स्टेटमेंट रीजन वाले, वो बहुत क्वेश्चन आ गए। तो उसको पढ़ने में ना टाइम बहुत निकल गया भाई। 2 घंटे के पेपर में 150 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज पढ़ना बहुत मेहनत लगती है। एमसीक्यू तो खटखट हो जाते हैं, लेकिन स्टेटमेंट पढ़ के जस्टिफाई करके आंसर लिखना वो बड़ा दिक्कत करता है। इस बार काफी आ गया उसमें। बट अच्छी बात है, सीक्वेंस अगर आपने कर रखी थी फ्रीक्वेंट खट 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 आपका, तो चीजें आपकी बन गई। तो बहुत सारे बच्चे हैं, सोचो इस बार अटेंडेंस कितनी पता है? 43% अटेंडेंस हुई है पीसीएस के एग्जाम में, बस। अब सोचो 57% तो एग्जाम देने नहीं गए, तो वो तो वैसे ही बाहर है। बचे 43%। मैंने हमेशा बोला 10% पे फाइट है, तो जो 90% पे फाइट थी वो 40% पे फाइट आ गई कि नहीं तुम्हारी? सोचो कितनी कम फाइट है। इस बार बस तुम्हारा प्री निकला, मेंस तो ऐसे ही हो रहा है तुम्हारा। बात समझ रहे हैं? ये हुई, मैं दोनों पक्ष बता दे रहा हूँ, अच्छे बुरे दोनों चीजों को लेकर के निकल गए। बहुत सारे बच्चे हैं इस बार जिनका ठीक हुआ है पेपर, वो लग गए मेंस के लिए, उनको पता हो रहा है उनका। क्योंकि आप समझ रहे, फाइट ही खत्म यार। कुल मिला के जब तुम्हारे जो कंपटीटर है वही नहीं रहेगा, तो बचा कौन? तुम रेस में अकेले दौड़ो, फर्स्ट आओगे। लॉजिक है कि नहीं? बस ये वाला फाइट इस बार हुई है। तो अगले साल के लिए लग जाए, मैं बार बार कह रहा हूँ। मार्च लास्ट में या अप्रैल, जैसे कुंभ खत्म करेंगे फरवरी में, मार्च में एग्जाम करा देंगे। कोई लास्ट ईयर बड़ी इनकी बेइज्जती हुई इस चीज को लेकर के, तो एग्जाम कराएंगे और पेपर बहुत हल्का होगा प्री का, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। ये हमेशा यूपीएससी और यूपीपीएससी ये ट्रेंड फॉलो करते हैं, टफ स्लो टफ ऐसे करके करते हैं। समझ रहे बात को? तो आपके लिए बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आपके पास दिसंबर खत्म है, जनवरी आ गई, जनवरी फरवरी मार्च लास्ट या अप्रैल माने, तो 4 महीने आपके पास प्रीलिम्स के लिए हैं। तो देख लीजिए साहब क्या करना है, कैसे करना है। क्रिसमस मनाना है कि पढ़ाई करनी है? चलो, ये हुए आपके टाइप ऑफ डन। नेक्स्ट आइए, आप लोगों ने वो सुन देखी है, लिखो, हेडिंग डालो, टाइप ऑफ रेज, टाइप ऑफ रेडिएशन लिख लो सबसे अच्छा। टाइप ऑफ रेडिएशन, विकिरण के प्रकार, विकिरण के प्रकार। कुछ याद है? अल्ट्रावायलेट, अल्फा, बीटा, गामा, कुछ याद आ रहा है? कोई बात नहीं, आप एक ऐसे लाइन खींचो, सीधी सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, खिंच गई। उसके आपको उसमें 4 कट लगाओ। पहला और लास्ट तो होगा ही होगा, बीच में 2 कट और लगा लो। समझ गए? पूरी लंबी लाइन में 4 कट हो गए। तो पहला कट है, उस पर लिखो यूवी। यूवी सबने सुना होगा, पराबैंगनी बोलते हैं अल्ट्रावायलेट। दूसरा होता है विजिबल, दूसरी विजिबल दृश्य प्रकाश। थर्ड होती है आईआर, आईआर इंफ्रारेड। एंड फोर्थ वन इज लॉन्ग वेव्स, लॉन्ग वेव्स यानी दीर्घ तरंगे। ठीक हो गया?
ये चार आपकी क्या होती हैं, वेव्स होती हैं। अब इसमें आपके काम की सबसे इंपॉर्टेंट है दो। एक तो भैया यूपी पीसीएस के लिए बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है, वो है आईआर। जहां आईआर है वहां चुपचाप डैश करके लिख लियो रिमोट। रिमोट पता नहीं क्या इस प्रेम है इस क्वेश्चन से यूपी वालों को, बहुत पूछा हुआ है। एसी की रिमोट पता है क्या पूछता, गधों की तरह। एसी की रिमोट से कौन सी तरंग निकलती है, फिर अगले साल पूछेगा टीवी की रिमोट से कौन सी तरंग निकलती है, फिर कुछ और हो सकता है, गीजर पीजर से पूछ ले, आजकल पंखे से कौन सी निकलती है, समझ रहे हैं। तो सिंपल बात है, रिमोट जो आप दबाते हैं उससे कुछ तो जाता होगा, तो वो क्या जाती है, वो ये होती है आपकी आईआर। समझ में आया। ये क्वेश्चन इसको स्टार लगा लेना, यूपी के लिए फिक्स क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आते हैं जो दृश्य प्रकाश होता है विजिबल वाली, वो वही विजिबल होती है कौन कौन सी, वही अपनी रेनबो वाली। कौन सी होती है, 7 कलर होते हैं रेनबो में, ये तो पढ़ा है इंद्रधनुष। तो कौन से नीचे से ऊपर की तरफ होते हैं कलर, सबसे नीचे वॉयलेट होता है, सबसे ऊपर रेड होता है कि उल्टा होता है, सबसे वॉयलेट होता है, वॉयलेट पक्का, कोई कंफ्यूजन। हाँ वी से आर होता होगा पक्का, ठीक बात, ये पता होना चाहिए। इसके बारे में शायद मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि रेड की जो वेवलेंथ होती है सबसे ज्यादा होती है, इसलिए दूर से दिखता है, कुछ याद हो गई डिस्कशन, ठीक बात है। चलो ठीक है, डन। नेक्स्ट आओ हीट बजट, हेडिंग डालो हीट बजट। हीट बजट क्या होता है, हीट बजट बेसिकली होता है एटमॉस्फेयर का हीट बजट बोलते हैं इसको। हीट बजट का मतलब होता है ऊष्मा बजट। इसका मतलब क्या हुआ, देखो सन से रेज निकली, वो जमीन तक आई और जमीन से वापस चली गई, अगर ये बैलेंस है तो सब बढ़िया है। जैसे सिंपल तरीके से समझो, आपने 2 रोटी खाई, 2 रोटी खाने से आपको 2000 कैलोरी मिली, 2000 कैलोरी का काम आपने कर लिया तो बैलेंस बराबर होगा, आपको अगले दिन भूख लग जाएगी। अब दो चीजें, पहली चीज या तो आपने 1500 कैलोरी का काम किया तो 500 कैलोरी बच गई, या आपने 2500 कैलोरी का काम किया तो आपको एक्स्ट्रा भूख लग गई। डिफरेंस समझ रहे हो। तो बैलेंस नहीं है, बैलेंस समझ में आया। तो बैलेंस होता है ऊपर से जितनी हीट जमीन पर आए उतनी हीट रात को अगर वापस चली जाती है, ये सबसे अच्छा माना जाता है, ऑप्टिमम इसको बोलते हैं सिचुएशन को। लेकिन ड्यू टू मैनी रीजंस ऐसा होता नहीं है। तो सबसे क्योंकि हीट बजट पे पहले हमारे सिलेबस में था, अपने यूपीएससी के सिलेबस में, बट उसके बाद से हीट बजट को हटा दिया, बहुत कंफ्यूजन था, जो साइंटिस्ट थे कुछ ये कहते कुछ ये कहते। बट इसको सिंपल तरीके से मैं आपको समझा दूं, एक तरफ बनाओ सन, सर्किल बना के छोटा सा सन बना लो, बन गया। वहां से रेस नीचे की तरफ लाओ, एक चीज ध्यान रखना, वहां से जो एरो नीचे लाओगे अर्थ पे वो छोटी बनाना, छोटी छोटी एरो लाओ, ले आए नीचे अर्थ से टकरा करके रिवर्ट करो, हो गई। और जो रिवर्ट वाली एरो करना वो बड़ी करना, ध्यान से उस वाले के लाइन के कंपैरेटिवली बड़ी बड़ी एरो वापस जाएंगी। समझ में आ गया सिचुएशन। इसी बहाने रीजनिंग भी चेक हुई तुम्हारी। छोटी छोटी एरो आ रही हैं और बड़ी बड़ी एरो, इसका कुछ तो मतलब हो रहा होगा, इसका मतलब है वेवलेंथ। तो जो छोटी छोटी वे, इसका मतलब सोलर रेडिएशन की जो वेवलेंथ होती है वो छोटी होती है, और रिटर्निंग जो यहां से होती है वो लंबी होती है। ये जानबूझ करके मैंने बताया, उसके पीछे का कुछ रीजन है। एक बात बताइए, सूरज से जितनी रोशनी दिन में आई, रात को उतनी रोशनी वापस चली गई, तो सही होगा कि बुरा। आराम से क्वेश्चन मेरा समझिए, दिन में जो सोलर रेडिएशन जितना भी आया वो 100% शाम रात को वापस चला गया, तो ये अच्छा है या बुरा, या कोई दिक्कत नहीं है। जितनी दिन में लाइट आई उतनी रात को वापस हो गई, तो ये अच्छा है बुरा है, या क्या करना हमें। अच्छा, और कुछ खास, ठीक जा रहे हो, और कुछ भाई लॉजिक बात है, अगर दिन में जितनी लाइट आई रात को उतनी लाइट वापस चलेगी, तो सीधी बात है उसी रात में वर्ल्ड में आइस एज आ जाएगा। समझ गए, क्योंकि सूरज गर्म कर रहा है तभी तो सब कुछ है, वरना पूरी जो पानी है वो आपका क्या होगा, वापस हो गया, मेल्ट हो गया, तो पूरी जमीन मेल्ट हो जाएगी, वो हो जाएगी, मतलब फ्रीज हो जाएगी, और क्या बन जाएगा, बराबर बराबर। तो सिंपल लॉजिक है कि सूरज से जितनी रोशनी आती है उसका 50% अर्थ पर ही रहता है। मोटा मोटी आपको हीट बजट समझा रहा हूं, 50% वापस हो जाता है और 50% जमीन पर रहता है। अब खेल ये है कि ये जो 50% वापस जा रहा है, ध्यान से, सूरज से जो रोशनी आई वो निकली वहां से 100%, ठीक, वो 100% आकर के अर्थ पे 50% पहुंची, 50% रास्ते में इधर उधर हो गई, क्लाउड से टकरा करके डस्ट पार्टिकल्स स्कैटर होती गई, 50% जमीन पर पहुंची। यहां तक समझ में आया। अब जमीन से टकरा करके जब वापस जानी होगी तो ये 50% तो यहीं रहेगी, ये जो 50% थी नहीं टकरा टकरा करके, ये वहीं से वापस हो जाती है। लेकिन किसी रीजन से अगर ये वापस ना हो तो क्या होगा, क्वेश्चन समझ में आया।
जमीन पे 50% हमारे तुम्हारे लिए एवरेज है, लेकिन ये जो बची 50% है वो आकर के वापस हो जाती थी, लेकिन ये वापस ना हो तो क्या होगा? तो लॉजिक बात है, उसी को बिल्कुल क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। यही ग्लोबल वार्मिंग है। अब यहां क्वेश्चन है कि सर ये वापस क्यों नहीं होगी? तो उसमें हम और तुम रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, विच इज कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। सुना है? क्लियर हुआ? तो पहली इमेज क्लियर हो गई है। सेम इमेज बनाइए दूसरी, सेम यही इमेज जो आपने बनाई है सन से लौट करके वापस छोटी सी इमेज बनाइए। एक सन वहां से छोटा छोटा लाइए, टकरा के ऊपर लेके जाइए। बन गई? जहां से टकरा करके ऊपर की तरफ जा रही थी, जहां पर ऊपर में एरो खत्म किया आपने, वहां पर एक ऐसे करके कर्व लगाइए, इस तरीके का कर्व, ऐसे करके कर्व, ठीक है? और ऐसे करके नेट बना दीजिए। बस दिमाग दौड़वा रहा हूं तुम लोग का। यहां से एरो नीचे टकराई, यहां से ऊपर गई, तो जब ऊपर की तरफ गई यहां तक पहुंचा, छोड़ दी कहीं पे जाकर, तो यहां पे एक नेट बनाओ ऐसे करके, उसको ब्लॉक कर दो। ब्लॉक कर दिया, डार्क कर दो लाइन थोड़ा सा। इसका मतलब वो कुछ इस तरीके का सेट हो गया कि एरो जा नहीं पा रही है ना, उसी ब्लॉकेज को लिखो जीएच, ग्राउंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, जीएचई। इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा बताओ, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग में कौन किसका रिजल्ट है? सिविल्स का क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस गैसेस और ग्लोबल वार्मिंग में पहले क्या होगा? आराम से सोचिएगा फिर बताइएगा। ग्रीन हाउस गैसेस और ग्लोबल वार्मिंग में पहले क्या होगा? भाई लॉजिक बात है, हम और आप ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करेंगे, जो हवा में जा करके क्या करेगी? स्टक होगी, और फिर जो गर्मी आ रही है वो जाने नहीं देगी, तभी तो गर्म होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग इज द रिजल्ट ऑफ ग्रीन हाउस। समझ में आ रहे हो? बहुत सारे बच्चे सब एक ही समझते हैं, पहले ग्रीन हाउस गैसेस हवा में होंगी, फिर जो टेम्परेचर सूरज वाला और वापस नहीं जाएगा, तभी तो गर्मी बढ़ेगी। भाई तुम एसी तुमने चलाया, तो एसी चलने से गर्मी, पहले एसी चला ना, तो एसी चलने से गर्मी बाहर रिलीज हुई, यही तो हवा में हो रही। गर्मियों में देखो क्या गर्मी होती है, इस समय क्यों नहीं गर्मी है? एक तो टेम्परेचर कम है, ऊपर से ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो हीट को फेंकते हैं वो बंद हो रखे तुम्हारे। भाई बहुत सारे लोगों के यहाँ सर्दियों में फ्रिज भी बंद हो जाता है, पता नहीं आप लोगों के यहाँ होता है? छोटे शहरों में जहाँ पे थोड़ा इनकम कम होती है, जहाँ पे लाइट बिल थोड़ा आता है, फ्रिज, क्योंकि इस समय आप दूध वैसे भी रख दीजिए वो नहीं फटेगा। फ्रिज क्यों यूज किया जाता है? इन्हीं सब चीजों के लिए। दूध फट जाता है, वो चीजें, दूध नहीं फट रहा आपका, नॉर्मल रखिए, बात समझ रहे हैं? इसलिए तो ऐसे शहरों, तो लॉजिक, अब एसी कौन चला रहा है? किसी घर में है कोई वीर एसी चल रहा है उसके यहाँ? अरे बड़े खतरनाक लोग होते हैं, इस समय ब्लैंकेट ओढ़ते हैं एसी चला के, अलग ही लेवल के हैं। तो वैसे आप नहीं है, ठीक बात है, वैसा बेवकूफ़ी करनी भी नहीं चाहिए। पंखा चल रहा है अभी, देखो कहीं और नहीं मिलेंगे आपको, सारे प्राणी यहीं मिलेंगे। हाँ पंखा चल रहा है ना? असल मजा आता है सोने में, बात तो सही है। आधा पैर बाहर हूँ इतना सा ना, ब्लैंकेट में बाहर निकाल ले एक पैर ना, देखो देखो ज्यादा लगेगी तो अंदर खींच लेते हैं पैर, है ना? अरे गजब, सबके हरकती वही भरे हुए हैं, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, है ना? फिर सर्दी लगती है, फिर ज्यादा लगती रात को 2-2:30-3 बजे, तो फैन कम कर देते हैं थोड़ा सा, 4 से 2 पे आ जाता, बंद नहीं करते बेशरम, लेकिन 2 पे कर देंगे। फिर सुबह खतरनाक वाली 5-6 बजे सर्दी लगती है, तो मम्मी मम्मी आती है, घर आती हैं, फिर बंद कर दे, बंद करके सो। सही है, सही है, सही है, सही जा रहे, ठीक बात है, बट ठीक बात है। खैर मैं ठीक, ये समझ में आया। तो हीट बजट समझ में आया। तो हीट बजट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस आगे पढ़ेंगे भी, मैं बताऊंगा अभी आपको, बस मैंने बता दिया। नेक्स्ट आओ। हाँ डन। नेक्स्ट आओ। आपको पता होगा तीनों लाइन 0 डिग्री से ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है? 0 डिग्री से 90 डिग्री ऊपर की तरफ चलेंगे तो टेम्परेचर डाउन होगा कि बढ़ेगा, या बैलेंस रहेगा, बराबर रहेगा? डाउन होगा टेम्परेचर, पक्की बात है? ठीक बात है, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया, ठीक बात, आगे बढ़ जाओ। कितनी लाइनें होती हैं? कितनी डिग्री, कितनी, कौन कौन सी लाइनें होती हैं? ठीक बात है। और नॉर्मली जो लाइन आप लोग पढ़ते हैं उसको याद है, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, पता है ना सब यार, मैं वो कहना चाह रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, टाइप ऑफ विंड्स। टाइप ऑफ विंड्स जानते हैं, पवनों के प्रकार, टाइप ऑफ विंड्स, ये भी सब ज्योग्राफी में डिस्कस करेंगे। 3 तरीके की विंड्स होती हैं। पहले विंड्स लिखिए, परमानेंट विंड्स। परमानेंट विंड्स, हाँ जी देवियों, परमानेंट विंड्स के नाम, वेस्टर्लीज एक हो गया, ईस्टर्लीज, बात ही खत्म हुई, झंझट खत्म। साउदर्लीज तो नहीं कोई? पोलर विंड हो गया, अच्छा, और एक बची
कोई बात नहीं, तुरंत आप बना लीजिए। सबसे पहले एक सर्किल बनाइए बड़ा, बन गया थोड़ा बड़ा सर्किल। बीचों बीच में एक लाइन खींचिए हॉरिजॉन्टल, खिंच गई। उसके ऊपर एक लाइन खींचिए थोड़ा गैप देके, फिर उसके ऊपर गैप देके एक लाइन खींचिए। 3 सेक्शन हो गए, डन। अब जो पहले और दूसरा सेक्शन आपने बनाया है उसमें विंड होगी, उस विंड का नाम लिखिए ट्रेड विंड। उसके अंदर बस लिख लीजिए ट्रेड, TRADE, व्यापारिक पवने। क्या, क्यों, कैसे, ज्योग्राफी में। उसके ऊपर वाला जो सेक्शन उसमें लिखिए वेस्टर्लाइज, पछुआ पवने। सबसे ऊपर होता है पोलर विंड्स, ध्रुवीय पवने। क्लियर हो गया किसका क्या इंपैक्ट होता है, विल डिस्कस, उसके लिए परेशान मत होइए। यहां पे आपने जो सबसे पहला वाली लाइन खींची है जो बीचों बीच में एग्जैक्ट बांटा है उसको लिखिए 0 डिग्री। जो बीचों बीच वाली लाइन है उसके आगे लिख लीजिए 0 डिग्री हो गया। उसके ऊपर का पहला कट है 23.5, 23.5। उसके ऊपर का एक कट और बचा, वो लिखिए 66.5। हिसाब समझ में आ गया सबको। ये लैटिट्यूड होते हैं 0 to 23, 23 से 66, 66 to 90, सबसे टॉप 90 होता है। समझ में आ गया, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, तो ये हो गई आपकी परमानेंट विंड्स, और फिर हो गई, ठीक है। इसी में वेस्टर्लाइज कोई बोलते हैं, पछुआ आपने सुना होगा बहुत सारे देहात हाथ में सर्दियों में जो गठिया, जानते गठिया, ऑर्थराइटिस। हाँ, तो ऑर्थराइटिस का जो बुजुर्ग होते हैं उनका पेन होता है, तो गठिया का दर्द सर्दियों में तेज हो जाता है। उसके पीछे जो बोलते हैं गांव देहात में अगर आप जाइए तो वो कहते हैं आज पछुआ चल रही है। तो जो पछुआ वाली हवाएं होती हैं वो हवाएं जॉइंट पे अटैक, मतलब एक तरीके से तेज से लगती हैं, तो वो ज़्यादा पेन क्रिएट करता है, ठीक है। बट वो पछुआ पवनें दूसरी होती हैं, वो पछुआ लोकल पवने। ये कौन सी विंड आपने लिखी, परमानेंट ना। ऐसे 2 और विंड होती हैं, उसी में दूसरी में तीसरी टाइप की जो होती है लोकल विंड, उसमें आती है, ठीक है। तो ये बड़ा कंफ्यूजन होता है, कुछ बच्चे कुछ लोग गाँव में इसको बोलते हैं पुरबिया, मे बी टेक्निकली। अगर आप गाँव गए हो, ओरिजिनल ठेठ देहात से हैं आप, कभी सर्दियों में गए ठेठ देहात में? एक कोई व्यक्ति नहीं गया, एक ही व्यक्ति गया है, फिर तो आगे बढ़ जा, छोड़ो यार। हाँ नहीं, सही बात है, ठंडी तो पड़ती है। सर्दी का असली मतलब तो गांव में ही होता है। बात ठीक है आपकी, मैं बिल्कुल मैं बिल पास कर रहा हूँ आपका, सही बात है आपकी, सर्दी बहुत पड़ती है सर। बट उस एक्चुअली गए होते ना तो समझ में आ जाता जो मैं कह रहा था। आप गए नहीं कोई सर्दी में? हाँ बस बस, तो ठीक बात। जो बुजुर्ग होते हैं उनसे, उनको पूछेगा, जिनके भी जॉइंट का पेन होगा ना उनसे पूछना कि जो भी रिलेटिव है कि आपको ज़्यादा कब होता है, तो आंसर में आपको सर्दी मिलेगी। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सर्दियों में वहाँ पे बहुत कॉमन होता है पुरबिया। वही कह रहा हूँ मैं, वही कह रहा हूँ, पुरबिया वाली जो ही सेम बात ही मैंने इसीलिए वो भी यूज़ किया। पुरबिया कई जगहों पे होता है। दिक्कत क्या, पूरब से चलने वाली, ईस्टर्न पोर्शन से, और ठीक है। और जहाँ पे हमारा गांव है उधर साइड पश्चिम से चलती है, तो इसलिए उसको पछुआ बोलते हैं। तो मैंने बोला आपकी लोकेलिटी पे डिपेंड करता है, तो इसीलिए इसको पर, मैंने क्या बोला कि ये वो नहीं है जो अभी मैंने वर्ड यूज़ किया ना कि ये परमानेंट नहीं। परमानेंट फिक्स होती है कहाँ से कहाँ चलेगी भाई। परमानेंट का मतलब आप घर से कोचिंग है, ये परमानेंट का सिस्टम, कोचिंग से घर गए, ये परमानेंट हुआ ना। लेकिन आप यहाँ से निकल के मैगडीज होकर के वो परमानेंट नहीं है, या यहाँ से निकल के मैगडी से होकर के घर गए तो परमानेंट नहीं है ना, रोज तो नहीं जाते मैगडी। सही बात है यार, ठीक बात, ठीक बात है। तो ये वो परमानेंट, तो पहली होती है परमानेंट विंड। दूसरी आइए, सेकंड होती है सीजनल विंड, मौसमी पवने। सीजनल विंड सीजन में चलती हैं, ये स्पेशली 2 तरीके की होती हैं, लिखिएगा सी एंड लैंड ब्रीज। सी एंड लैंड ब्रीज, समुद्र और स्थल समीर। सी एंड लैंड ब्रीज, कुछ याद आ रहा? और दूसरी, सर तो सबके लगे, और दूसरी भी थी ना, माउंटेन एंड वैली ब्रिज। लिख लीजिए, पर्वत और घाटी समीर। बाकी सभी लोग, नए लोग लिखते चलिए, सब आगे समझेंगे। माउंटेन एंड वैली ब्रिज, माउंटेन और वैली ब्रिज, ठीक है। ये क्या है, कैसे है, देखो सी और लैंड ब्रिज। देखो एक चीज समझ लो, क्योंकि तुम लोग सब लोग नए हो, जो भी ब्रिज का नाम आप देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, वो ब्रिज उधर से चल रही है, ये ध्यान रखना। मतलब बैठ गया दिमाग में। लैंड ब्रिज का मतलब सी और लैंड आपस में है, तो सी का मतलब सी से लैंड, अब आया समझ में। और लैंड का मतलब क्या हुआ, लैंड से सी। अब क्लियर हो गया हिसाब। तो हिसाब यहां बैठता है आपके हिसाब से दिन में कौन सी चलेगी, रात को कौन सी चलेगी, एक फैक्टर यहां काम करता है। तो वो ज्योग्राफी में जब आप समझ लेंगे ना फिनोमिना ऑफ विंड, तो समझ में आ जाएगा आपको। अभी आपको थोड़ा सा नहीं आएगा समझ में, ठीक है। बट ऑन एन एवरेज, याद है आपको किसी को
कब कौन सी चलती थी? आखिर हवाएं जो चलती हैं रात के टाइम, आपने देखा होगा शाम के टाइम, उन हवाओं की आपके घरों में कोई डायरेक्शन होती है? जो तुम्हारे घर जब आप छत पे टहलते हैं इवनिंग में, रात को जाते हैं टहलने वगैरह, वॉक वगैरह पे, तो जब वॉक पे आप जाते हैं तो छत पे जाते होंगे, पार्क में जाते होंगे, या घर में टहल लेते हो? किसी कितना बड़ा घर है, 400-500 मीटर का, कि उसी में टहल लिया अपना? 100 मीटर का प्लॉट है, उसी में 4-5 राउंड लगा लिए, हो गया सर। होता है ना थोड़ा सा। ठीक बात है, ऐसा होता है बहुत सारे लोग। घर में रहने का मतलब नहीं है, घर चाहे जितना बड़ा हो, बाहर टहलिए, थोड़ा सा निकलिए बाहर चीजों को लेकर के। उन लोगों के लिए स्पेशली जो घर में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए बात है। जो दिन भर घूम रहे आवारों की तरह, उनके लिए तो घर ही में टहल लो, ज्यादा अच्छा है। कि रात को भी निकल गया, पता चला 11 बजे आ रहे, खाली वॉक पे गए थे। ठीक बात है। तो अगर आप वॉक जाएंगे तो आप एक चीज नोटिस करना कि जब आप बाहर निकल करके टहलो तो नोटिस करना जो विंड की डायरेक्शन है वो किधर से है, कभी नोटिस करना। कैसे नोटिस? इधर उधर ना करो ऐसा कुछ होता नहीं इधर उधर से, लॉजिक बात है। आप जब नोटिस करेंगे, हमेशा ध्यान रखना, एक चीज नोटिस करना कि हवा, आपको बहुत ध्यान से समझो बात नहीं, हवा ध्यान समझना कि आप जब हवा की डायरेक्शन में खड़े हो रहे हैं तो आपके चेहरे पे हवा लगनी चाहिए, तो उस तरफ से हवा आ रही है आपके चेहरे की तरफ, यही तो हिसाब बैठा। अगर सामने से हवा चलेगी, आप ऐसे खड़े, तो आपके फेस पे लग रही कि नहीं लग रही, तो उसकी डायरेक्शन वो हो गई। तो अब नोटिस करना, गर्मियों में और सर्दियों में हवा की डायरेक्शन क्या होती है, सेम रहती है, चेंज रहती है, दिन में और रात को? आपको समझ में आ जाएगा सारा सिस्टम। ऐसा होता है फिक्स, दिन में एक डायरेक्शन में चलती है और रात को एक डायरेक्शन में चलती है, रूल होता है। ऐसा नहीं कि जहां जिधर से मन गया उधर चल जाए। हाँ ठीक है। ठीक, तो ये हुआ आपकी दूसरी विंड। थर्ड आओ, लोकल विंड्स। थर्ड होती है लोकल विंड्स, स्थानीय पवने। थर्ड होता है लोकल विंड्स, स्थानीय पवने। यही लोकल विंड्स होते हैं जिसको हम आप अलग अलग नाम से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ इसको बोलते हैं लू। सुना आप लोगों ने, सबको पता होगा गर्मियों में चलती है। अब मुझे बताइए 2-4 नाम। काल बैसाखी, अरे वाह, पढ़े वाले लोगों को पता रहता। काल बैसाखी बिल्कुल सही। और कोई आइडिया नहीं? बस गर्म हवा ठंडी हवा नेचर वाइज ऐसी होती है, ठीक बात है। हाँ, चिनूक बताया था, और बिल्कुल सही जा रहे हो। और बहुत सारी लिखवाई थी, यूरोप वगैरह में चलती है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में बहुत सारे नाम थे। अल नीनो भी होती है, बिल्कुल सही बात है। तो इसकी एक लिस्ट होती है, ठीक है। देखो, दो तरीके की हवाएं होती हैं, जिन्होंने वर्ड यूज किया, ठीक है, गर्म और ठंडी हवा, ऐसा होता है। वार्म विंड्स, कोल्ड विंड्स। तो जो हॉट विंड्स होती है, वार्म विंड्स होती है, उसका भी नाम अलग अलग। जैसे अफ्रीका में जो चलेगी वो कैसी होगी, गर्म। यूरोप में जो चलेगी कैसी होगी, ठंडी। कॉमन है भाई, जमीन जिस हिसाब से। अब हिमालय पे जो चलेगी गर्म होगी, ठंडी। और थार में जो चलेगी, समझ गए डिफरेंस? तो कॉमन सेंस है। तो ये गर्म और ठंडी होता है, तो अलग अलग वर्ड। जैसे हमारे यहाँ इसको क्या बोलते हैं, लू, लोकल नेम है। ऐसे दुनिया भर में हर एक विंड का अलग अलग नाम होता है, तो इसकी एक लिस्ट होती है, ठीक है। गर्म और चिनूक होती है, नॉर्वेस्टर, फॉन, बहुत सारी होती है, तो वही लिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में क्वेश्चन इसमें श्योर शॉट आ जाता है कोई एक विंड के नाम के लिए, ठीक है। चलो, ये हुआ तुम्हारा क्या, विंड्स। नेक्स्ट हेडिंग डालो, ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी, आर्द्रता।